लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के आज प्रचार समाप्त हो चुके हैं। अब जनता का मिजाज क्या है, दूसरे चरण को लेकर के जनता क्या मन बनाकर बैठी है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो हॉट सीटें हैं, दूसरे चरण के लिए जो हॉट सीटें हैं, उसमें अगर आप देखेंगे बरहेट की सीट है जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे गांडे की सीट है जहां से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। धनबाद की सीट है जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। सिल्ली की सीट है जहां से सुदेश कुमार महतो जो आजसू सुप्रीमो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद चंदन क्यारी सीट से जहां से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चुनावी मैदान में हैं। इरफान अंसारी जामताड़ा से, दीपिका पांडे सिंह महगामा से और इसके बाद सीता सोरेन भी जामताड़ा से है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नए उभरते कलाकार जो है चुनावी राजनीति में जयराम महतो, वो भी बेरमो और डुमरी सीट से चुनावी मैदान में हैं। कह सकते हैं दर्जन भर हॉट सीटें हैं 38 सीटों में से, जिस पर कि किस्मत आजमा रहे हैं। खास करके अगर देखा जाए इन हॉट सीटों पर, तो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो सिल्ली से अगर हम शुरू करते हैं, जो रांची से सटी हुई सीट है, सिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला के जो मिजाज है वो जनता के मिजाज दिखाई दे रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला की ओर जा रहा है। एक और जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं यहां से, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित महतो, ये भी पूर्व विधायक हैं, सुदेश महतो को ही हराए थे 2014 में। और इसके बाद देवेंद्र नाथ महतो, ये JLKM यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी से हैं देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव में द्वितीय स्थान लाकर सिल्ली में सबकी नजरें अपनी ओर खींची थी। आगे बढ़ते राजधनवार सीट पर, तो राजधनवार सीट पर भाजपा से बाबूलाल मरांडी है और उनके खिलाफ जो है वहां पर राजकुमार यादव जो माले से है और साथ ही साथ निजामुद्दीन अंसारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। यहां पर भी त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही है, लेकिन निरंजन राय के जिस तरह से हेलीकॉप्टर यात्रा हुई और उसके बाद से वो बाबूलाल मरांडी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो इससे जो है सो सीन पूरी तरह से बदल चुका है। और इस सीन पर जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था बाबूलाल मरांडी को लेकर, वो प्रश्नवाचक चिन्ह पूरी तरह से कह सकते हैं तो हट गया है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी के साथ में जो दो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही इंडिया गठबंधन से आते हैं, यानी दोस्ताना संघर्ष दोनों के बीच हो रहा है। गांडे विधानसभा सीट की बात करते हैं तो वहां से कल्पना सोरेन उपचुनाव जीती थी 2024 में और इस बार उनके सामने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मुनिया देवी हैं और मुनिया देवी को भी कमजोर नहीं आंका जा रहा है। यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है, यानी सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि परिणाम किसके पक्ष में आएगा। चंदन क्यारी की बात करते हैं तो चंदन क्यारी से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे उमाकांत रजक जो पूर्व विधायक रहे, आजसू पार्टी में थे और आजसू पार्टी के सबसे बड़े दलित नेता में से उनकी गिनती होती है अब, क्योंकि अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए हैं। उनके साथ सीधी टक्कर है। पिछले चुनाव में भी आजसू से चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो कड़ी टक्कर दी थी अमर कुमार बावरी को। इस बार भी जो है सो वहां पर मुकाबला काफी रोमांचक दिखाई दे रहा है। जामताड़ा सीट पर बात करें तो जामताड़ा सीट पर कृषि ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी हैं जो हेमंत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनके सामने हेमंत सोरेन की भाभी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन मैदान में हैं। यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मधुपुर सीट पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हफीजुल हसन जो मंत्री हैं हेमंत सरकार में, उनका सीधा मुकाबला गंगा नारायण सिंह जो भाजपा कैंडिडेट हैं उनसे दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के पूर्व विधायक और जो रघुवर सरकार में मंत्री रह चुके हैं राज पालीवाल का क्या रोल होता है, क्योंकि सारा कुछ गणित उन्हीं पर टिका हुआ है। अगर वो सही मायने में गंगा नारायण सिंह के पक्ष में काम किए होंगे तो ये सीट भी काफ़ी कह सकते हैं टसल वाली सीटें हो सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से है और वहां से नए कैंडिडेट भाजपा के लिए, और बरहेट का इतिहास रहा है कि आज तक वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं हराया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो स्थिति है बरहेट की वो अभी भी सीधे तौर पर एक तरफा दिखाई दे रहा है। लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं जो भाजपा शामिल हो गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर, वहां का भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यानी ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कई सीटों पर जो है सो दिखाई दे रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन कई सीटों पर टाइगर जयराम महतो ने ऐसा त्रिकोण बनाया है कि इंडिया और एनडीए दोनों के ही प्रत्याशियों की सांसें फूली हुई है, और उस सीट में एक सीट सिल्ली भी आता है। वहीं अगर आप देखेंगे देवघर और गोड्डा की बात करें, क्योंकि राजद का पिछले चुनाव में एक सीट मिला था, सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था राजद, लेकिन मात्र चतरा की सीट जीत पाया था। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रहे हैं, उसमें सुरेश पासवान देवघर में भारी नजर आ रहे हैं नारायण दास पर। उसी तरह से गोड्डा में भी जो है स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। गोड्डा में भी संजय प्रसाद यादव कड़ा मुकाबला दे रहे हैं आरजेडी के संजय प्रसाद यादव अमित मंडल को। तो इन दोनों सीटों पर भी अगर कुछ उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी जीत का आंकड़ा काफी कम था। 2-2.5 हजार वोट से नारायण दास जीते थे और 4-5 हजार वोट से अमित मंडल जीते थे। उसके बाद पुरैया हाट की सीट भी, वहां से लगातार प्रदीप यादव, कभी वो भारतीय जनता पार्टी से, कभी जेवीएम से और इस बार कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका जो मुकाबला है वो भी काफी रोमांचक मुकाबला है। लेकिन अगर पूरे तौर पर देखेंगे, आप पूरे समीकरणों को देखेंगे, यानी 38 सीटों का आकलन करेंगे 2019 के चुनाव से और इस बार के चुनाव से, तो आपको कई चीजें ऐसी दिखाई देंगी जिसमें कहीं ना कहीं जो है सो बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। हम बात करते हैं संथाल परगना की, तो संथाल परगना में जो 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 9 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 5 सीट कांग्रेस के पास है और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 सीटें जो हैं, माफ कीजिएगा 7 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। इन 7 सीटों में जेएमएम के पास ही 7 की 7 सीटें हैं, और भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जेएमएम के पास जो 7 की 7 आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, वो उन सीटों में कितनी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर पाती है। क्योंकि ये, और दूसरी बात कि जब एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा तो जाहिर है कि ये जो 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों पर करेगा। लेकिन वही सवाल फिर उठता है कि लिट्टीपारा, सिकाड़ीपारा, बरहेट, ये ऐसे विधानसभा के क्षेत्र हैं तीनों जहां पर कभी भी भाजपा का खाता नहीं खुला है। महेशपुर में भाजपा का खाता 2000 में खुला था, फिर जेवीएम से भी वहां पर कैंडिडेट जीते थे, लेकिन इन सीटों पर, 3 सीटों का जो मैंने नाम बताया, यहां पर कभी भी भाजपा का खाता नहीं खुला है। अब रही बात भाजपा के खाता खुलने वाली सीट कौन है, महेशपुर है, बोरियो है, जामा है, दुमका है। तो ये जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों पर जो है सो भाजपा सेंधमारी कर सकती है। लेकिन चुनाव परिणाम 23 को आएंगे और जनता अपना जो वोट है वो 20 नवंबर को डालने जा रही है। जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि जनता का रुख किस ओर जाता है। यानी 3 सीटें जो है सो वो काफी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन 4 सीटें जो ट्राइबल की बच रही हैं, उन 4 सीटों पर अगर भाजपा कुछ खेला कर पाती है तो भाजपा का ग्राफ यहां पर बढ़ सकता है। वहीं सामान्य सीटों की बात अगर आप करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो संथाल परगना की जो सीटें बच जाती हैं, सामान्य सीटें, एक सीट तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, देवघर की सीट। तो जाहिर तौर पर देवघर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरेश पासवान और नारायण दास के बीच कड़ी टक्कर है, और जहां तक जो सूचना आ रही है सुरेश पासवान इस बार काफी ऊपर दिखा, यानी एज मिलता हुआ सुरेश पासवान को दिख रहा है। संजय यादव गोड्डा में है, वो सामान्य सीट है, वहां पर भी इस बार जो है सो एकदम नेक टू नेक फाइट है, कोई भी निकल सकता है, यह कहना मुश्किल है। यानी कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सामान्य सीटों में आप देखेंगे संथाल परगना में तो महगामा,
गुड्डा, पुरैया हाट, इसके बाद राजमहल, 4 सीटें हुई इधर, सारठ, मधुपुर, नाला, ये जो सीटें हैं, जो सामान्य सीटें हैं, इन सीटों पर भी जो है सो मुकाबला जो है काफी दिलचस्प है। अब स्पीकर रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के साथ जबरदस्त टक्कर, और पिछले चुनाव में भी वो 2-2.5 हजार वोट से जीते थे। यानी इस बार वहां पर भी भाजपा को लग रहा है कि वहां पर भाजपा कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन वो तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। 100% की बात यह है कि 18 सीटों में से जो भाजपा के पास मात्र 4 सीटें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना है तो कम से कम 50% यहां पर गेन करना होगा। यानी 18 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने पाले में करना होगा, तभी जाके कुछ बात बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आप देखेंगे तो उत्तरी छोटा नागपुर के यानी हजारीबाग प्रमंडल के 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन 18 सीटों में जुगसलाई की सीट, माफ कीजिएगा, चंदन क्यारी की सीट और जमुआ की सीट, 2 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। बाकी की सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो सामान्य सीटें हैं। और इन जगह पर अगर आप देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, तो आसू के पास 2 सीटें हैं, रामगढ़ और गोमिया। भाजपा के पास 9 सीटें हैं, जिसमें बोकारो है, चंदन क्यारी है, सिंदरी है, निरसा है, धनबाद है, बाघमारा है, उसके बाद मांडू है और धनवार की सीट है। ये 9 सीटें जो सामान्य सीटें हैं जो हैं भाजपा के पास जो है 9 सीटें, उसमें से सामान्य की जो 7 सीटें हैं वो भाजपा के पास हैं। इसके बाद 2 जो रिजर्व सीटें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, वो चंदन क्यारी और जमुआ, ये दोनों सीट भी भाजपा के पास है। हालांकि जमुआ में जो भाजपा के कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में, केदार हाजरा, उनको टिकट नहीं मिलने के बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं वहां से जो पिछले मर्तबा मंजू देवी जो चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। तो अगर ओवरऑल देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, तो उत्तरी छोटा नागपुर का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 11 सीटें जो है एनडीए गठबंधन के पास है और 7 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। इस प्रमंडल में जो है सो हमेशा से दबदबा एनडीए का या भाजपा का रहा है। पिछले मर्तबा भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे, तब भी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पूरे राज्य में हावी हुआ था, इंक्लूडेड दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, यहां पर कम दिखाई दिया था। यहां पर जो है सो रिपीट हुए थे विधायक के। लेकिन झारखंड का इतिहास रहा है कि 50% विधायक जो है सो वापस विधानसभा का चेहरा नहीं देखते हैं, वो चुनाव हारते हैं। लगभग ये औसतन 50% का रहा है। तो जहां संथाल में जो है भाजपा को मशक्कत करनी पड़ रही है सीट बढ़ाने की, वहीं अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में देखेंगे तो यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है कि वो सीटें कैसे बढ़ाए। लेकिन यहां पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में यह देखा जा रहा है कि जयराम फैक्टर काफी तौर पर जो है सो अन्य गठबंधन के दलों को, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो, उनका बंटाधार करने में लगा हुआ है। अब वो सीटें हैं जहां पर कि आप देखेंगे जयराम महतो की पार्टी जो है सो मजबूत दिखाई दे रही है। जयराम महतो की पार्टी जो है सो पूरे तरीके से टक्कर में दिखाई दे रही है, सीधे टक्कर में दिखाई दे रही है। उसमें रामगढ़, बेरमो, डुमरी, गोमिया, मांडू, सिल्ली, टुंडी और बगोदर की सीट है। इन 8 सीटों को अगर आप देखेंगे तो डुमरी और बेरमो से जो है जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेबी देवी हैं और यशोदा देवी आजसू पार्टी से हैं। बेबी देवी और यशोदा देवी में जो चुनाव हुए थे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद, जो चुनाव हुए थे 2023 में, उस चुनाव में जो है सो बेबी देवी जीती थी। और उसके बाद जो स्थिति बनी थी उसमें अगर आप देखेंगे तो वो स्थिति जो है 17,153 वोट के अंतर से बेबी देवी यशोदा देवी को पराजित की थी। लेकिन लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में जयराम महतो ने आजसू पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा
दोनों को ही पीछे छोड़ते हुए 35,000 से ज़्यादा वोट से वो वहाँ के अंतर से नंबर 1 आए हुए थे। यानी यहाँ पर जो दृश्य बन रहा है वो दृश्य है, लेकिन बाद में जो ग्राउंड रिपोर्ट आता है, धीरे धीरे जब कालांतर में देखा गया है तो त्रिकोणात्मक संघर्ष यहाँ पर हैं, और त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन बाजी मारेगा ये तो 23 को पता चलेगा, लेकिन संघर्ष यहाँ पर डुमरी में जबरदस्त तरीके का दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर हम सिल्ली की बात करते हैं तो सिल्ली में सुदेश महतो हैं, और सुदेश महतो के अगेंस्ट में जो है अमित महतो हैं और देवेंद्र नाथ महतो हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने लोकसभा चुनाव में दूसरे पोजीशन पर आकर के पहली मर्तबा अपने चेहरे को सिल्ली में चमकाया था, और इसके बाद जयराम महतो ने देवेंद्र महतो पर भरोसा करके उनको टिकट भी दिया, और अब वो मैदान में है। अब जो यहाँ संघर्ष हो रहा है सुदेश महतो, अमित महतो और देवेंद्र नाथ महतो के बीच में, इसमें कौन आगे निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। टुंडी में जो थिंक टैंक हैं जयराम महतो के, मोतीलाल महतो जो लोकसभा चुनाव में उनके लिए थिंक टैंक का काम कर रहे थे, मोतीलाल महतो को उन्होंने टुंडी में उतारा है। टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो हैं, जेएमएम से विधायक है, और भाजपा ने भी नए चेहरे को दिया है। यहाँ पर भी त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ में अगर आप देखेंगे 2 चीर प्रतिद्वंदी ममता देवी और जो आसू की कैंडिडेट हैं उनके साथ जो सीधे तौर पर सविता देवी के बीच में जो मुकाबला हो रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो फनेश्वर कुमार जो रामगढ़ से JLKM के कैंडिडेट हैं वो त्रिकोण बनाते हुए दिख रहे हैं। गोमिया में पूजा कुमारी महतो ने दोनों ही गठबंधन के, चाहे वो आसू कैंडिडेट लंबोदर महतो हो या फिर योगेंद्र प्रसाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, इन दोनों को ही नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया है। बगोदर में सलीम अंसारी को JLKM में टिकट दिया है, लेकिन वहां पर सीधी लड़ाई जो है वो दिख रही है नागेंद्र महतो वर्सेस विनोद सिंह जो वर्तमान में माले के विधायक है उनके बीच। अब देखना यह है कि विनोद सिंह फिर से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं। मांडू में बिहारी महतो को टिकट मिला हुआ है, और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है मांडू में इस बार भाजपा जो है सो ये सीट आसू कोटे में डाली है। तो वहाँ से जो भाजपा के विधायक थे JP पटेल, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस ने उनको वहाँ से टिकट दिया है। तो तीनों कैंडिडेट के बीच भाजपा, आसू और JLKM के कैंडिडेट के बीच जो है सो यहाँ पर भी त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की जो 2 सीटों पर हो रही है उसमें आसू के पास 1 है और कांग्रेस के पास, यानी खिजरी सीट जो है वो कांग्रेस के पास है और आसू की सीट सुदेश महतो के पास है। ये दृश्य दिखाई देता है। अगर ओवरऑल आप 38 सीटों का आकलन करते हैं दूसरे चरण का, तो 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन के अभी विधायक हैं और एनडीए के 16 सीटों पर विधायक हैं। एनडीए में एक्सपेरिमेंट किया गया, भाजपा ने केदार हाजरा का टिकट काटा है और उसकी जगह पर मंजू देवी को टिकट दिया है। यहां पर 1 विधायक का टिकट काटा है भाजपा ने, बाकी उनके पुराने चेहरे ही मैदान में हैं। और साथ ही साथ गिरिडीह की बात करना भूल गए। गिरिडीह जो विधानसभा का क्षेत्र है वहां पर सुदीप कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और निर्भय शाहवादी जो है वो भाजपा से। निर्भय शाहवादी पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस बार भी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने पिछले मर्तबा जो है सो जिस तरह की बढ़त निर्भय शाहवादी को मिलती थी, नहीं मिल पाई थी, इसके कारण से वो चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार गिरिडीह का भी मिजाज कुछ बदला सा दिख रहा है, लेकिन टक्कर दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर है। इसमें कौन आगे निकल जाएगा ये तो 23 को पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अधिकांश सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो रहा है, यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि 2 गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। और इस सीधी लड़ाई में अब जहां संथाल में इंडिया गठबंधन को अपनी साख को कायम रखना चुनौती बनी हुई है, उसी तरह से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जितनी भी सीटें हैं, जो 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी आजसू समझ जो एनडीए गठबंधन है उसको अपना जो है सो परफॉर्मेंस दोहराना, ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ये देखना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चलता है, जो 50% से ज़्यादा सिटिंग एमएलए का विकेट गिर जाता है हर चुनाव में, देखा गया 2005 से लेकर 2019 के चुनाव में,
इसमें जो है सो कितना बचाव भारतीय जनता पार्टी उत्तरी छोटा नागपुर में और आजसू पार्टी कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कितना गेन इंडिया गठबंधन कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही खतरे की घंटी जयराम महतो ने बजा रखी है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, तो कोई उलट परिणाम हो जाए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चीज देखा गया है कि जिस तरह का प्रबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बूथ प्रबंधन किया है या जनता के बीच तरह से प्रबंधन किया है, उस प्रबंधन में जो है सो जयराम महतो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अगर जिस तरह से वेब उनके साथ लोगों का हुजूम चल रहा है, युवाओं का हुजूम चल रहा है, अगर प्रबंधन बेहतर रहा तो कई सीटों पर वो खेला बिगाड़ने की स्थिति में भी आ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो 38 सीटों का जो रुझान दिखाई दे रहा है, 38 सीटों का जो फर्स्ट लुक आ रहा है, सामने आ रहा है, उसमें सीधी लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच दिखाई दे रही है। अब इसमें कौन बाजी मार ले जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अब डोर टू डोर कैंपेन सभी प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार थम गया है, सभी प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो की जो बातें होती है राजनीति में, जिसका बूथ प्रबंधन मजबूत होगा और जो अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र तक ले जाएंगे, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना फायदा उठा पाता है इस चुनाव में। ये जो 38 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, साथ ही साथ ये भी है कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से देखा जाता है कि मतदान का प्रतिशत कम रहता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो धनबाद, झरिया, ये जो एरिया है 100% शहरी मतदाताओं का एरिया है। बोकारो, इन सभी जगहों पर कितने मतदाता निकल पाते हैं। बेरमो का क्षेत्र में भी शहरी मतदाता की संख्या अच्छी है। इसके बाद अगर आप देखें गिरिडीह में भी शहरी मतदाताओं की संख्या अच्छी है, देवघर में भी शहरी मतदाताओं की संख्या अच्छी है, गोड्डा में भी शहरी मतदाताओं की संख्या अच्छी है, दुमका में भी शहरी मतदाताओं की संख्या अच्छी है, राजमहल में भी शहरी मतदाताओं की संख्या अच्छी है। ये किस तरह से शहरी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने निकलते हैं, ये चुनाव परिणाम पर खास करके जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए सकून वाली बात होगी। अगर पहले चुनाव की तरह ही अगर इस बार भी शहरी मतदाता वोट के लिए नहीं निकलते हैं तो परेशानी का सबब बन सकता है एनडीए के लिए। बहरहाल लाइव 7 लगातार आप सबों से आग्रह करता है, पहले चरण के मतदान के समय में भी आग्रह किया था, फिर से दूसरे चरण का मतदान होना है 20 नवंबर को। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार को जो भी मतदान के 18 साल से ऊपर के युवा युवती जो भी हैं साथ में, सबको लेकर के जाए, पूरा परिवार एक साथ जाए, मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। जो वोट की चोट होती है वो दिखाएं और ये पता चले कि भाई जनता से किए गए वायदे अगर पूरे नहीं होते हैं, जनता को जो लॉलीपॉप थमाए जाते हैं, उस लॉलीपॉप का अगर लॉलीपॉप को लॉलीपॉप ही बना के रख दिया जाता है तो उसके बाद जनता जब मौका मिलता है जनता क्या कुछ कर सकती है, ये दिखाना है। अच्छे प्रत्याशी को चुनें, अपने अपने क्षेत्र के अच्छे प्रत्याशी को चुनें, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी सरकार बनाएं जो कम से कम मजबूत सरकार हो और इसमें सब कोई मिलकर भागीदारी करें लोकतंत्र के महापर्व में। आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।